बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। चंद बड़ी खबरें हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज सिंध हुकूमत के साथ चलते हुए कराची और सिंध के हालात बेहतर करने का इंदिया दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको कैसे देखती है, ये आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ख़ासतौर पर कराची और सिंध के लोगों के लिए जो बड़े अरसे से किसी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई तो आए और सिंध की और कराची की हालत को बदले। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस किस्म के रिमार्क्स किए और जिस किस्म की शर्म दिलाई, उसके बाद भी सिंध की हालत नहीं बदलती और बार बार सिंध की तरफ तवज्जो करनी पड़ती है। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून 3 ग्रुप्स में तकसीम हो जाएगी। क्या ये मुमकिन है और इसमें कोई रियलिटी है? और इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हम किसी किस्म का ताउन नहीं करेंगे और पूरी मज़ामत करेंगे अगर चेयरमैन नैब के ओहदे को तौसीह देने की कोशिश की गई। जबकि मरीम नवाज साहबा ने कहा था थोड़े दिन पहले, इसी तरह का एक जुमला बोला था कि वो किसी भी एक्सटेंशन की गुनाह का हिस्सा नहीं है। और इसके अलावा पीटीआई ये कहती है कि शहबाज शरीफ से तो हम मुशावरत नहीं करेंगे, अपोजिशन लीडर से हम नहीं पूछेंगे क्योंकि वो मुजरिम है, और जिस मुजरिम से वो नहीं पूछेंगे वही मुजरिम बरतानिया में बरी हो गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम से। पाकिस्तान में गो के पाकिस्तानी इदारे कहते हैं वो सवालात के जवाब नहीं दे पा रहे। उनसे पूछा जाए 25 अरब कहाँ है तो वो कहते हैं जी कि वो मुझे पता ही नहीं मेरे अकाउंट में कैसे आ गए। लेकिन बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सलमान शरीफ के मुंजमद बैंक अकाउंट की तहकीकाती रिपोर्ट वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरिमाना सरगर्मी का कोई सबूत सामने नहीं आया। रिपोर्ट में कहा गया कि 21 माह की तहकीकात में 20 साल के माली मामलात का जायज़ा लिया गया। बरतानवी एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान, नैब और ईस्ट रिकवरी यूनिट की दरख्वास्त पर तहकीकात शुरू की थी। इस बात को डिनाई कर रहे हैं शहजाद अकबर साहब। यानी ये मीडिया में ये क्लेम किया गया कि नैब और जो रिकवरी यूनिट है उन्होंने कहा था बरतानिया को कि तहकीकात शुरू करें, जबकि शहजाद अकबर ये कह रहे हैं कि हमने नहीं कहा था और हमारी तरफ से ये इनिशिएट नहीं हुई है। इस पर हम बात कर लेंगे आज के प्रोग्राम में। हमजा शहबाज ने मरीम नवाज़ के मौक़िफ़ की मुखालफत की है और मरीम नवाज़ का एक अलग मौक़िफ़ है, हमजा शहबाज का एक अलग मौक़िफ़ है। लेकिन इसके बावजूद ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी, ये दोनों जो धड़े हैं वो ये कहते हैं कि इस बात पे कंसेंसस है कि पार्टी जो है उसको इकट्ठा रखा जाए। और कुछ ऐसी तस्वीरें भी आज जो है वो पोस्ट की गई हमजा शहबाज की जानिब से भी, मरीम नवाज़ की जानिब से भी, वीडियो उनके मीडिया सेल की जानिब से भी। तो वो ये सब कुछ जो है वो इन चीज़ों को मैनेज भी कर रहे हैं PMLN, उनके बीच में इख्तलाफात भी मौजूद हैं। लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब की एक वीडियो जो है वो मार्केट में वायरल हो गई, जो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। बदकिस्मती से ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं और ये बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये चीज़ें मौजूद हो सकती हैं, बहुत सारे और लोगों की भी सामने आ सकती हैं। अगर तो ये एक निजी ज़िंदगी का मामला है तो कुछ लोग कह रहे हैं इस पर बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि ऐसी चीज़ें आयशा गुललई लेकर आई तो बहुत शोर मचा था, जब रेहाम खान ने किताब लिखी तो बहुत शोर मचा था। लेकिन आज मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं तो वही लोग जो उस वक्त ये कह रहे थे कि किसी किस्म की बात ही नहीं होनी चाहिए निजी ज़िंदगी के ऊपर, जो उस वक्त बहुत खुल के बात कर रहे थे और इमरान खान के ऊपर तनकीद कर रहे थे, वो आज कह रहे हैं कि जी निजी ज़िंदगी है, इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि निजी ज़िंदगी है, इसको छोड़ दो। हम आज भी कह रहे हैं कि दफ़ा करें, अगर ये निजी मामला है तो इसको छोड़ दें। लेकिन अगर ये मामला ऐसा है जैसा कि रिपोर्ट किया गया है मुबैना तौर पर कि ख़वातीन को वर्गलाया गया, उनको बुलाया गया, उनको लालच दिया गया और फिर उनका इस्तेहसाल किया गया, तो फिर इसकी इंक्वायरी हो सकती है। अदरवाइज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब के पास भी ये इख्तियार मौजूद है कि उन्होंने खुद कहा कि ये वीडियो झूठी है और इसको ये डॉक्टर्ड है और इसको तैयार किया गया है मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। तो मुमकिन है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो इसके ऊपर कोई अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँ और इसके ऊपर जो है वो जो मुखालिफिन हैं जिन्होंने ये किया है उनके ऊपर केस करें। और FIA के पास ऐसा सिस्टम है कि वो इस सारे को ढूंढ सकते हैं। इमरान खान साहब ने वाशिंगटन पोस्ट में एक लेटर लिखा है अमेरिकन के नाम, एक ओपन लेटर आप समझ लें, एक आर्टिकल है उनका। उसमें उन्होंने जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब पे भी तनकीद कर दी। अमेरिका पे तो बहुत खुल के दबा के तनकीद की है वाशिंगटन पोस्ट के अंदर लिखते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, लेकिन उन्होंने बख्शा जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को भी नहीं है। इन चीज़ों पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तारों सेनेटर ओन अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी आपकी।
जनरल रिटायर एजाज ईवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। तजज़ियाकार के तौर पे जनरल साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं सबसे पहले डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, क्योंकि वो भी लाहौर में मीटिंग में इन चीज़ों में शामिल रहे हैं, कल शहबाज शरीफ साहब के जलसे में भी वो मौजूद थे, तो पहले तो उनसे PMLN के बारे में पूछ लेते हैं कि PMLN ने इख्तिलाफ राय, कितनी गुंजाइश इस पार्टी में मौजूद है कि जो शदीद इख्तिलाफ राय है उसको बर्दाश्त करते हुए ये यकजा रह पाए, क्योंकि रावलपिंडी वाले शेख साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, मुश्किल है, ये तो 3 धड़ों में तकसीम होने जा रही है। तो आपकी नज़र में क्या हो रहा है डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब? बहुत शुक्रिया भाई, आपने आज प्रोग्राम में दावत दी। देखें, जो आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में जो सूरत हाल जो बताई है, जो सवाल किए है, पार्टी में चाहे आपके कारकुनान हो, चाहे आपके लीडरशिप हो, चाहे आपकी सीनियर लीडरशिप हो, आपस में कोई इख्तिलाफ राय रखना कोई जुर्म नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जमहूरी पार्टियों में ये होना चाहिए, ये जमहूरी पार्टियों का हुस्न होता है। ठीक है, लेकिन एक बात जिसके ऊपर कंसेंसस मौजूद है PMLN में, और मेरा ख्याल है वो बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट है, बगैर किसी शक व शुबा से है, वो ये है कि पार्टी के जो कायद हैं और पार्टी के जो रहबर हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, और पार्टी की गाइडलाइंस और पार्टी को किस तरह लेके चलना है, किस सिमत में पार्टी ने जाना है, उसका तयन मियां नवाज शरीफ साहब करते हैं। बाज़ औक़ात हमारी, जब मैं खुद वज़ीर था, मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी अगर कोई राय होती थी बहैसियत प्राइम मिनिस्टर काबीना की मीटिंग में, उससे हम इख्तलाफ भी करते थे, अपनी राय का इजहार भी करते थे, और अक्सर औक़ात वो हमारी बात मान भी लेते थे। इसी तरह अगर पार्टी के वो सरबराह हैं और अगर किसी ने कोई बात पार्टी के अंदर खुल के करनी है, वो उसका पूरा हक है, लेकिन फाइनल जो बात होती है वो मियां नवाज शरीफ साहब की होती है। ये जो कहा जाता है जनाब के 2 बयानिए और 3 बयानिए, पहली बात तो ये है कि बयानिया एक ही है, रूल ऑफ लॉ का है। दूसरी बात ये है कि अगर किसी जगह के ऊपर कोई मतलब वो हमारी जमात हो, कोई और जमात हो, कोई फ़र्द हो, अगर वो ये समझता है कि किसी जगह उसके साथ ज़्यादती हुई है, मैं अदालती फैसलों की बात करूँ, मैं अगर इस चीज़ की बात करूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो मुकदमा शुरू हुआ पानामा पे हुआ, घर उन्हें अकामा की बुनियाद पे भेजा गया, अगर हम कहें ये ज़्यादती है, तो ज़्यादती पे बात करना जो है वो ना तो डायरियत है, ना वो मज़ामत है, बल्कि मैं समझता हूँ कि हर इंसान को अगर वो समझता है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, उसमें बात करनी चाहिए। बाकी और ख़ास तौर पर उसके बाद जो अपोजिशन के साथ मौजूदा दौर में हो रहा है, अगर किसी के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं बनता तो उसके खिलाफ 4 हीरोइन के मुकदमात बना दिए जाते हैं। क्या पूरी कौम ये बात नहीं देख रही? इस पर हम बात करें तो कहते हैं जी बहुत बड़ी मज़ामत हो रही है। और दूसरा जनाब, ये बेसिकली टर्म्स निकाली गई हैं, ये मुस्लिम लीग नून की टर्म्स नहीं है, ये हमारे जो वज़रा जिनका और कोई काम नहीं है, वो बजाय अपनी कोई परफॉर्मेंस बताने के, बजाय ये बताने के कि हमने अपने मुल्क और कौम के लिए कोई काम किया है, जब उन्हें कोई चीज़ नहीं मिलती तो फिर वो ये जनाब बयानिए मुस्लिम लीग नून के क्या हैं, और उसके बाद हमारी डेफिनेशन वो कर रहे होते हैं हमारी जमात की। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप अपनी जमात की सियासत करें, हमें अपनी जमात की सियासत करने दें। हमारा तर्ज सियासत क्या है, इसका बेहतरीन फैसला हमारी क़यादत और हम कर सकते हैं अल्लाह के फजल से, इसलिए हमें मशवरे ना दें और हमारे बयानियों की तशरीह वज़रा ना फरमाए, ये काम हमारे ऊपर रहने दें। ठीक है जी। और बात साहब, चलें, वो तो शेख रशीद साहब है और वो बड़ा पसंद फरमाते हैं इस बात को कि उनकी अपनी पार्टी तो बिल्कुल छोटी सी है, तो वो दूसरी पार्टियों के ही इख्तलाफात और उन चीज़ों को इंजॉय करते हैं और बताते हैं कि वो किधर क्या हो रहा है। ये वो PTI के बारे में बताया करते थे, पीपल्स पार्टी के बारे में भी बताते थे, आजकल PMLN के बारे में बता रहे हैं, बल्कि वो तो तारुल कादरी साहब के और चौधरी बिरादरान का और सबका बताते हैं। तो वो एक सियासी पंडित के तौर पे मौजूद हैं शेख रशीद अहमद साहब, और इसमें वो अब एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं ये बात करने में। बहरहाल, मैं सेनेटर ओन अब्बास साहब, शहबाज शरीफ साहब का बरी हो जाना बरतानिया से, नेशनल क्राइम एजेंसी जो है वहाँ पे, वो कह रही जी इनके खिलाफ कोई मनी लॉन्ड्रिंग का और कोई करप्शन करने का या कोई गलत पैसा यहाँ लेकर आने का, मुजरमाना सरगर्मी का कोई सबूत नहीं मिला। हमने 21 महीने की लंबी इंक्वायरी करके 20 साल के माली मामलात का जायज़ा ले लिया है। और कुछ मीडिया ये क्लेम कर रहा था कि नैब और एसेट रिकवरी यूनिट जो है, इन्होंने मिलकर बरतानिया को ये इंस्टिगेट किया था कि आप ये तहकीकात करवाएं, और उनके कहने पर ये हुई थी। बहरहाल बरतानिया और UAE में अकाउंट की छानबीन के बाद अब वो बाइज्जत बरी है। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके खान साहब 2 सवाल हैं, दोनों को अलग-अलग एड्रेस करते हैं। पहला आपका सवाल था क्या नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून में क्या चल रहा है वो हमारा इशू है या नहीं है।
एक नेशनल लेवल की जमात और एक नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करने वाली जमात के इश्यूज वो अवाम के इश्यूज होते हैं। अगर तहरीक इंसाफ में कभी कोई प्रॉब्लम होता था तो सारी दुनिया डिस्कस करती थी कि कौन किधर जा रहा है, कौन से ग्रुप्स बन रहे हैं, लाहौर में कौन है, साउथ पंजाब के कौन से MNPs, तो उस वक्त भी डिस्कस हुआ करते थे, हम भी उसका जवाब देते थे। आज मेरे ख्याल नून लीग को भी खंदा पेशानी से ये तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए कि उनका शराजा बिखर चुका है, और उसकी बड़ी सिंपल सी रीज़न है। देखिए, जमातें दो चीज़ों से बनती हैं, एक लीडर से और एक अपने मैनिफेस्टो से। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान मुस्लिम नून जो है वो अपनी लीडरशिप तो वैसे ही खो चुकी है, क्योंकि जिसको वो लीडर मानते हैं, जिसको वो कहते हैं हमारे घर का सरबराह है, वो इस वक्त लंदन बैठा है, तो बयानिया का एलिमेंट तो वो ख़त्म करके वैसे यहाँ से चले गए। और जो मैनिफेस्टो है, जो कि एक मज़ामत का एक हमारे सामने पिछले 2.5-3 साल में ड्रामा रचाया गया, वो भी ख़त्म हो चुका है। अब यह है इक़्तिदार की हवस। बहुत चीज़ क्लियर है कि शहबाज शरीफ और उसकी आले औलाद वो तो इलेक्शन शायद लड़ सकें और शायद पंजाब में या फेडरल में अपना क्लेम लॉन्च करेंगे। नवाज शरीफ साहब और उनकी औलाद का ये क्लेम खत्म हो चुका है। अब इस लड़ाई में यकीनन मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब तो चाहेंगे मुस्लिम लीग नून का बेड़ा गर्क हो जाए और वो कभी भी हुकूमत के ऊपर क्लेम ना लॉन्च कर सके। शहबाज शरीफ उसके इख्तलाफ रखते हुए वो ऐसे राहें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो है हुकूमत के ऊपर एक क्लेम, राइट जो क्लेम है वो इस्टेब्लिश होता रहे। ये तो एक सेक्शन। दूसरा, मैंने पूरा भी स्टडी किया है, हुआ यह था कि दिसंबर 2019 में सलमान शहबाज शरीफ के अकाउंट में पाकिस्तान से कुछ बैंक से यहां पैसे ट्रांसफर किए गए लंदन में, जिसको उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान से ये जो पैसे आए हैं इसका सोर्स नहीं बताया गया। हमने, हमारा जो एसेट रिकवरी यूनिट है उसने रिपोर्ट नहीं किया। नेशनल क्राइम एजेंसी को पाकिस्तान के एक बैंक ने लेटर भेजा था कि ये जो पाकिस्तान से पैसे आए इसका हमारे पास सोर्स मौजूद नहीं है। उसको मद्देनजर रखते हैं उनके अकाउंट्स को उन्होंने फ्रीज कर दिया। उन्होंने कहा जिसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। 2 साल इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्होंने कहा जी कि हम इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते, और वो खत्म हो गया। इसका यह मतलब नहीं है कि उनके 2 केसेस जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, जो कि शहबाज शरीफ और उनके तमाम साहबजादों के खिलाफ हैं, पहला 7.2 अरब का और दूसरा 25 अरब का, और वो जो 14 चपरासियों के अकाउंट में पैसे आए थे वो अपनी जगह पे मौजूद है। ये जो आज वहां पे उनको क्लैरिफिकेशन मिली है, नेशनल क्राइम एजेंसी से अपने तौर पे इनिशिएट किया था, जो कि पाकिस्तान में नॉर्मली स्टेट बैंक भी करता रहता है। अगर वो जो आप KYC देख लें, नो योर कस्टमर का एक फॉर्म होता है, अगर बाहर से पाकिस्तान में कोई पेमेंट आए और वो उसका सोर्स ना बता सके तो यहां पे स्टेट बैंक भी अकाउंट फ्रीज कर देता है और खुद ही उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद या रिलीज कर देता है या वो केस FIA को भेज देता है। तो वो एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन वो खत्म हो गई। सो आज जो इतने बड़े शामियाने जो बच रहे हैं और इतनी जो दावतें उड़ाई जा रही हैं कि वो बरी हो गए, मैं ये बताना चाहता हूं अनफॉर्चुनेटली हर उस केस की तरह जब इनको जमानतें मिलती थी और ये नारे मारने बाहर आते थे, आप ये कह रहे हैं कि वो केस नहीं था, वो सिर्फ एक जी वो केस नहीं, नेशनल क्राइम एजेंसी का एक सिंपल एक प्रोसीजर था। अच्छा जी, ठीक है, वो केस नहीं था आप ये कह रहे हैं। लेकिन सर देखें, उनके बयानिए को तकवीयत तो मिलती है। देखें, जब लाहौर हाई कोर्ट में नैब की बेइज्जती होती है तब शहबाज शरीफ साहब को तो तकवीयत मिलती है, और आज पूरी दुनिया ये कह रही है, बेशतर लोग ये कह रहे हैं पाकिस्तान में कि जनाब शहबाज शरीफ साहब सुरखरू हो गए हैं। बरतानिया के बेहतरीन इदारों ने, बड़े मोतबर इदारों ने ये कहा कि ना ये ख़ानदान चोर है, ना ये ख़ानदान मनी लॉन्डर है, और ना ये ख़ानदान करप्ट है। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये 3 चीज़ें वहाँ कही गई हैं। पहली बात है कि नेशनल क्राइम एजेंसी का ये मैंडेट ही नहीं है किसी को क्लैरिफाई करना। जिस तरह हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसकी एक अपना एक फिडुशियरी इदारा है पड़ा, जो कि फॉरेन जो पैसे आते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करता है। नेशनल क्राइम एजेंसी भी इस फॉरेन अमाउंट जो बाहर से आती है सिर्फ उसको इन्वेस्टिगेट करती है। मैं आपको पहले बताऊं, अगर आप ये देखिए कि जो नैब से इनका इक्विटल तो नहीं हुआ था, जब ये जमानत पर रिहा हुए थे उस केस में भी लिखा हुआ था कि इनको सिर्फ जेल में रखना मखजूम नहीं है, बाकी केस अपनी जगह पर एस्टैब्लिश हैं, वो चल रहे हैं, और जिसमें वादा माफ गवाह तो 7 के करीब तो वादा माफ गवाह, सो उस केस को अलहदा कर देते हैं। ये जो आज दावत या इतनी जो झुमरें डाली जा रही हैं, ये सिंपल एक पाकिस्तान के बैंक ने लेटर लिखा था कि पाकिस्तान से ये जो पैसे सलमान शहबाज ने भेजे हैं इसका हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। ये उसकी उन्होंने फ्रीज किया था, उसको उन्होंने अनफ्रीज कर दिया। इसका नैब के केसेस से किसी किस्म का 0% कोई ताल्लुक नहीं है। और ये जो आप नैब के चीफ की एक्सटेंशन से इसको जोड़ के ये एक अलॉल बनाना चाह रहे हैं, हमारा तो फिर आज ये बड़ा प्रूव हो गया कि इनकी नीयतें मैला फाइडी है।
इनके खिलाफ जो केसेस पाकिस्तान में वो अपने मंतकी इंजाम को सूनर और लेटर 6 महीने में पहुंचे, 8 महीने में पहुंचे, वो पहुंच जाएंगे। इस मौके पे इस लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से इस किस्म की मुशावरत करना कि तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन होगा, तुम किसको अपना काजी रखना चाहते हो, वो इंसानी एक जो असूल होते हैं, जो एथिकल वैल्यूज, उसके टोटल नहीं, उसमें तो सर देखिए, उसमें उसूल तो ये है, एक सेकंड, उसमें उसूल तो ये है कि डॉक्टर साहब, उसमें देखें उसूल तो ये है, जजेस भी अपने आप को ऐसी बातों से अलग कर लेते हैं। यानी अगर मेरे अपने ऊपर कोई इंक्वायरी है तो मैं खुद ही कहूँगा कि जी आप फलां बंदा मेरा वाकफ़ है, उसको अलग कर दें या आप मुझे इसमें ना रखें। तो डॉक्टर साहब ये तो शहबाज शरीफ साहब को कहना चाहिए था पहले आगे बढ़ के कि भाई मेरे ऊपर क्योंकि केसेस चल रहे हैं इस इदारे में, लिहाजा ये तकाजा है मेरी ईमानदारी का और मेरी डिग्निटी का कि मैं इस बंदे के ऊपर बात नहीं करूंगा। हाँ, मैं बाकी अपोजिशन या अपनी पार्टी की एक कमेटी आपको दे रहा हूं, डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब हो सकते हैं और लोग हो सकते हैं, ये आपके साथ मुशावरत करेंगे, मैं आई एम आउट। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर जो वजाहत हमारी पार्टी की तरफ से आई है वो भी पूरे मीडिया के ऊपर है, और कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके कोई भी नुमाइंदा ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन या हमारी कोई भी सीनियर क़यादत है, उनके खिलाफ जो उनके झूठे मुकदमात बनाए गए हैं वो हवा में उड़ जाएं। और सेनेटर साहब को मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि ये तो यूके की अदालत का फैसला है जो ज़ाहिर है हुकूमत से किसी सूरत में हज़म नहीं होगा। यहाँ जो फैसले आ रहे हैं आपके हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, उनके ऊपर देखें। जो आपने अभी बात की, थोड़ा सा इशारा दिया कि यहाँ पे जो ऑनरेबल जजेस हैं उनके क्या कमेंट्स आ रहे हैं। क्या वो ये नहीं कह रहे कि आप ये केसेस बना के जग हसाई का सबब बन रहे हैं, हुकूमत अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी वक्त ज़ाया किया जा रहा है अदालतों का? क्या ये रिमार्क्स नहीं आए हैं? मुझे तो तरस आता है, सच्ची बात यह है कि ये ऐसे लोग हैं कि जिनके पल्ले में अल्लाह ताला ने कोई खैर की बात लिखी ही नहीं है, ना इनसे कोई खैर का काम होना है, ना मुल्क की खिदमत होनी है। टोटल डंग टपाओ प्रोग्राम है कि अपोजिशन के खिलाफ गालियां दो, उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगाओ। अभी आप देखें कि सेनेटर साहब ने ऐसी तफसील बयान की है जो शायद यूके के जज को भी पता ना हो। यानी फौरन इनके पास फैक्स आई है कि जनाब ये मैंडेट है, ये मैंडेट नहीं है। ये ज़ाहिर इनके पास नहीं आई, इनके लोग बैठे हुए हैं जहाँ पीएम सेक्रेटेरिएट में होंगे या किसी भी जगह होंगे, वो फौरन इन चीज़ों को फैब्रिकेट करके इन खबरों का बुरकस निकाल के वो इन्हें दे देते हैं, जनाब ये जाब के आप टीवी के ऊपर बोल दें और अल्लाह खैर से अल्लाह घंटा गुजार दें। मुझे तरस आ रहा है इन पे भी, इनकी कौम पे भी, इनकी पार्टी पे भी। खुदा के लिए कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़ हुकूमत के पल्ले अगर हो, वो आपने अच्छा काम किया हो, उसके ऊपर भी कोई बात कर लिया करें। कितना का पोजीशन को आप जो है वो लताड़ने की कोशिश करेंगे, कितना का आप इसे जो है मजीद डॉक्टर साहब क्या शहबाज शरीफ साहब ही ये चाहेंगे कि वो फैसला करें चेयरमैन नैब का, या वो आज खुद कहेंगे कि यार क्योंकि मेरे पे चलो झूठे ही सही केसेस हैं लिहाजा मैं इससे अपने आप को बाहर रखता हूं उसूलन? देखिए बात यह है जी कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन होने की हैसियत से उनका एक इस्तेहकाक है और जो उसको इस्तेमाल करेंगे कवानीन है, डेफिनेटली वो उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक मिनट ब्रेक ले लें। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं। मैं जनरल साहब से भी बात करनी है और ब्रेक के बाद उनसे पूछता हूँ कि पब्लिक इसको कैसे देखेगी और पब्लिक में परसेप्शन क्या बनेगी। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। जनरल साहब, मैं आपके पास एक्चुअली तो मकसद ये है कि थोड़ा सा अफगानिस्तान पे बात करेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा पे बात करेंगे और प्राइम मिनिस्टर ने वाशिंगटन पोस्ट में अमेरिकन को एक लेटर लिखा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले सर इसका इम्पैक्ट क्या बनेगा? देखिए हर चीज़ का पब्लिक के अंदर ओपिनियन बनने में कुछ ना कुछ किरदार रहता है। ये जो बरतानिया से आने वाली चीज़ है उसको पाकिस्तान में पब्लिक परसेप्शन क्या बनती दिखाई देगी? या वही होगा कि जो पीटीआई के लोग हैं वो कहेंगे जी ये झूठ है, और जो पीएमएलएन के लोग हैं वो कहेंगे जी बहुत बड़ा सच है, और जो न्यूट्रल लोग हैं वो वक्ताने पे फैसला करेंगे? या इसका इंपैक्ट पड़ेगा इस चीज का? जनरल साहब जी देखिए, बात यह है कि ये सियासी इख्तलाफात जो पार्टियों के हैं इंट्रा पार्टी हो या इंटर पार्टी इख्तलाफात हो, ये तो हमारी सियासी जिंदगी का जो बसात बिछी हुई है उसका एक आम हिस्सा है और ये होते रहते हैं। इनमें मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है। शेख साहब की अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, वो जैसा पहले कहा कि वो सियासी पंडित हैं, वो अपनी राय रखते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये इख्तलाफात कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है
इट इज विद इन द फैमिली, और फैमिली के अंदर रहते हुए पहले भी ये इख्तलाफात की खबरें आती रहती हैं। तो न पार्टी तकसीम होने जा रही है। हाँ, उनकी जो एक बहुत बड़ी कमजोरी है वो हर देखने वाले को, उनके वोटर को, हर क्रिटिक को, हर एनालिस्ट को ये पता है कि जिस पार्टी का सियासी लीडर बावजूद मैदान छोड़ के चला जाए और जाके एक दूसरे मुल्क में बैठ जाए और तमाम तर वजूहात बावजूद वो वापस आना पसंद न करे, साला साल बाहर काम करना पसंद करे, तो उनका नैरेटिव कमजोर हो जाता है। उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग यकीनन उनकी साख वो नहीं रहती जो उस लीडर की होगी जो मुल्क के अंदर रह के अदालतों को फेस कर रहा है। तो उस लिहाज से उनका जो नुकसान सियासी होना है वो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं नहीं समझा कि इससे बढ़ के शहबाज शरीफ में वो सकत है, सियासी सकत है कि वो पार्टी को तकसीम करके उसका एक दूसरा धड़ा बना के इंतखाबात में चले जाएं। न नवाज शरीफ उन्हें ऐसा करने की इजाजत देगा तो ये घर के मामलात हैं, कुछ लो और तो सर बात ये है कि नवाज शरीफ साहब तो अगर वो गए हैं तो उनके पास वाकईतन वापस आने का भी तो प्लान मौजूद है, और वो वापस उस वक्त तो आज अपनी पॉलिटिकल नहीं लगता कि अपनी पॉलिटिकल असेसमेंट के मुताबिक जब उनको सूट करेगा और जब उन्हें लगेगा कि अब मुझे जरूरत है मेरे लोगों को मेरी, या मुझे मेरे लोगों की, या अब मुझे पॉलिटिकली सूट करता है, तो वो आ जाएंगे। देखें इमरान, लोगों को किसी की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को अपने मसाइल के हल का चाहिए। जो उनके मसाइल हैं उनका हल ना शहबाज शरीफ के पास है, न नवाज शरीफ के पास है, न आसिफ अली जरदारी के पास है। ये वो लोग हैं जिन पार्टीज को लोग 35-35 बरस तक बरसर इक़्तिदार देख चुके हैं। तो अगर इनके बनाया हुआ निज़ाम इतना मजबूत होता, इनकी रिफॉर्म्स इतनी अच्छी होती, तो आप आज ना मुल्क की मईशत का और ना अदारों की ये हालत होती जो आज पूरी कौम देख रही है। तो उन्होंने भी अपना वक्त गुजारा और अपने ज़ाती मफादात की सियासत की। तो उसमें कोई ऐसा इनकलाबी पहलू या कोई ऐसा इनकलाबी प्लान उनके पास नहीं है जिसको आके वो नाफिज कर देंगे मुल्क पर। अगर आप यही इनसे सवाल कर लें कि आज के मसाइल, एक बहुत बड़ा इशू उठाया जा रहा है ना कि महंगाई हो गई है, इस महंगाई का हल क्या है, किस तरीके से वो इस मईशत को लेकर आगे चलेंगे, या वो भी मजीद इंटरनेशनल डोनर्स पर इंहिसार करके मजीद कर्ज लेंगे जो पिछले 20 बरस में गए, और उसी तरीके से इस मुल्क का निज़ाम चलेगा। न रिफॉर्म का प्लान है किसी के पास, न इनके मसाइल का हल है किसी के पास। हर आदमी बरसरे इक़्तिदार आना चाहता है और गुज़श्ता पार्टी के ऊपर इल्ज़ामात लगाकर अपने 5 साल पूरे करना चाहता है। ये है हमारा सियासी मंजरनामा। अच्छा, अब आ जाए सर, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का में भी आपने पढ़ा होगा उनका जो आर्टिकल जो उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा। आप क्या समझते हैं कि ये इम्पैक्ट डाल सकता है अमेरिका की सोच पे या वहां के लोगों पे, या अमेरिका वही करेगा जो उसको सूट कर रहा है और इन चीजों का कोई फायदा नहीं है? यानी ये लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? दो चीजों के बारे में मैं एक राय रखता हूं जो कि एक इंडिविजुअल राय है, गलत भी हो सकती है और इस पे कोई करने वाला यकीनन तनकीद का हक रखते हैं लोग। पहली बात यह है, यूनाइटेड नेशंस को ले लें। यूनाइटेड नेशंस एक टॉक शॉप है, वहां पे नशिस्तन, गुफ्तन और खास्तन के अलावा बड़े ममालिक की पॉलिसीज तब्दील करने का वहां कोई फॉर्मेट ही नहीं है। वहां पे वीटो पावर जो 5 ममालिक के पास है, वो जब भी चाहें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं या रोक सकते हैं। बाकी जो छोटे ममालिक हैं उनमें जिसको वो चाहें रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर के हवाले से कोई बड़ा रिलीफ पैकेज आने वाला है, या वहां पे एक अच्छी स्पीच करके इश्यूज को हाईलाइट करने से मसाइल हल होने वाले हैं। वो टॉक शॉप है। हमारा प्राइम मिनिस्टर की एक मॉरल और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कौम के मसाइल को उजागर करे। बहुत खूब तरीके से कर दिया, जिसमें अफगानिस्तान की नक्शा कशी भी उन्होंने की, कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसकी बातचीत भी की, इस्लामोफोबिया का इशू भी उन्होंने बड़े खूब तरीके से उठाया। और ये जो आप पहले हिस्से में बात कर रहे थे
कि जो गरीब ममालिक की दौलत लूट कर सियासी अशराफिया बैरूनी ममालिक ले जाती है, इस इशू को इनको उठाया तो जा सकता है, लेकिन अगर कोई ये कि वहां से कोई हल निकलेगा तो मैं उससे ज्यादा पुरुमीद नहीं हूं। अभी यही जो आप पहले टॉपिक में बात कर रहे थे, किसको नहीं पता कि कितने पैसे मुल्क से बाहर गए हैं और किस तरह से वो टीडीज वापस आई हैं, और भेजने वाले वो लोग हैं जिन्होंने बैरून मुल्क कभी सफर ही नहीं किया। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद एक सियासी मंजरनामा है, एक मंजर की जाती है, और वोटर वोट इन बातों पे नहीं देता। वोटर कैप्टिव है, वोटर मजबूर है अपने इलाके के इलेक्टेबल्स के हाथों, क्योंकि उसका थाना कचहरी जमीन पटवारी झगड़े ये और सिस्टम उन इलेक्टेबल्स को सपोर्ट करता है। यानी सब नहीं हो सकते, बड़े शहरों में इलेक्टेबल्स के जरिए ही, बड़े शहरों में तो नहीं हो सकता जहां बड़े शहरों में लोग इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर एरियाज में, दूर दराज इलाकों में ये रियलिटी है। मैं जरा ऑन अब्बास साहब से जरा इसके यूएन के मामले के ऊपर बस अब एक चीज जो है वो बार बार उठाई जा रही है। लोग ये कहते हैं कि तकरीर तो चले इमरान खान साहब ने अच्छी की, लेकिन आउटकम के बारे में जब बात करते हैं कहते हैं आउटकम वो नहीं आ रहा जो आना चाहिए था। और फिर लोग शिकवा करते हैं, खासतौर पे मियां नवाज शरीफ साहब ने आज भी कहा कि इंडिया इतनी तरक्की इसलिए कर गया कि वहाँ मुदाखलतें नहीं हुई, और यहाँ पाकिस्तान इसलिए पीछे रह गया कि यहाँ मुदाखलत बहुत ज़्यादा होती है। आज फिर उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को जो है वो थोड़ा सा आड़े हाथों लिया है, बल्कि भारत की तारीफ़ की कि वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत तरक्की की है, बड़े अच्छे तरीके से वो चलें। तो रीज़न ये बनती है कि आप कुछ भी कहते रहें, आप तकारीर जितनी मर्जी अच्छी करें, प्रैक्टिकली आपने गेन क्या किया, ये सवाल उठाया जाता है। सर सही, जो तो नवाज शरीफ साहब की बात है जी, मतलब गुफ्तगू करने से ना पहले अपना पास्ट भी देख लेना चाहिए। किसको नहीं पता था कि जुनेजो साहब को जब उतारा गया था तो जनरल ज़िया के साथ किसने कोalition को सेट किया था कि जी ठीक है, फेयर इनफ, मुझे वजारत आला दे दो, बाकी सब सेट है। इसाक खान के साथ मिलकर उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ जो किया था, या फिर फारूक लगारी के साथ जो सेटलमेंट करके फिर दोबारा बेनज़ीर भुट्टो के साथ किया था, तो उस वक्त तो यकीनन ये सारा कुछ फौज नहीं कर रही थी, उस वक्त तो जनाब खुद पेश हुआ करते थे। तो ये गुफ्तगू तो सारी दुनिया जानती है कि उस वक्त अगर आप सच्चे थे तो आज ये गुफ्तगू हक और सच की आपकी बनती नहीं। जहां तक ये बात है कि क्या यूएनओ में जाके इस किस्म की स्पीच के इंपैक्ट आते हैं, खान साहब आज दौर है नैरेटिव्स का। जिस रोना आज नवाज शरीफ या नून लीग यहां पे पाकिस्तान में रो रही है, दुनिया की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी नैरेटिव और ओपिनियंस पे चलती है। आपने वहां जाके जंगें नहीं लड़नी होती। आज से 1.5 माह पहले, 2 माह पहले जब अफगानिस्तान का क्राइसिस आ रहा था तो हम सारे परेशान थे कि एक तरफ तो तालिबान है जो कि हम पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि हमने पिछले 15-20 साल में जो उनके साथ अलायंस के साथ मिलकर, वेस्टर्न अलायंस के साथ मिलकर उनके साथ किया है, वो हम पे क्यों अलाय करेंगे। और दूसरा, जो हमारे अलायंस थे वो भी हमें शक की निगाह से देख रहे थे, तो हम इस तजब्जुब का शिकार थे। आज देखें कि इस एक महीने के अंदर 14 अगस्त से लेकर या 10 अगस्त को जो भी होता, इस 1.5 माह में ओपिनियन तब्दील हो रही है। लोग वाकई रियलाइज कर रहे हैं। आज आप ज़बीउल्लाह का बयान चेक कर लें, उन्हें कहा हमें खुशी है कि आज अक़वाम मुत्तहिदा में किसी ने हमारे हकूक की बात कर दी। और वेस्टर्न मीडिया में, खास तौर पे जर्मनी में 2 आर्टिकल मैंने खुद पढ़े हैं जिसमें लिखा जा रहा था यार इमरान खान साहब जो कह रहे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो बात तो ठीक है कि आपने जिस तरीके से अफगानिस्तान को आप ट्रीट कर रहे हैं, और अगर वो आपकी चारों शराइत मानने को, जी वो खान साहब ने यही कहा ना कि जी अगर तालिबान आपकी चारों शराइत मानने को तैयार है कि जी वो खवातीन को हकूक देने के वाले से भी रेडी हैं, वो बेसिक ह्यूमन राइट्स के वाले से भी तैयार है, वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट भी बनाना चाहते हैं, वो सेफ हेवंस के वाले से भी इकदाम कर रहे हैं, तो जब वो इतने इकदाम कर रहे हैं तो दुनिया उनको एंगेज क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अगर आज दुनिया ने उनको एंगेज ना किया तो कल को एक बहुत बड़ी एनार्की और कैटास्ट्रोफी हो सकती है। तो ये ओपिनियन बनाने के लिए यूएनओ से बेहतरीन प्लेटफॉर्म और हो नहीं सकता था। और मैं ये दूसरी बात ये समझता हूं कि यूएनओ में जाके अगर आप इंडिया का चेहरा ये आज नहीं दिखाएंगे तो दुनिया कभी भी नहीं देख पाएगी कि हिंदुत्व हवाले से या इस्लामोफोबिया के हवाले से या कश्मीर के हवाले से जो एक जुल्म और फसाद का एक एलिमेंट उन्होंने खड़ा किया है, तो फिर कौन सा मौका आएगा जब आप अपने ओपिनियंस देंगे? देखिए, याद रखिए, लीडरशिप हमेशा ओपिनियंस बनाती है और नैरेटिव्स देती है दुनिया को, फिर आहिस्ता आहिस्ता ओपिनियन फॉलो होते वो नेशनल पॉलिसीज बन जाती हैं। मैं आपको खान साहब बड़ी बात नहीं करता, आई पर्सनली फील कि अगले 1-1.5 माह में जो खान साहब इस वक्त कह रहे हैं वो दुनिया का नैरेटिव होगा।
और ये सलाहियत अल्लाह ने खास बंदों में रखी है। ये नवाज शरीफ साहब साग और मकई की रोटी के साथ या पर्चियां उठा के नहीं कर सकते। जो शख्स शलवार कमीज पहन के और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन से अपनी बात शुरू करता है, अल्लाह ने उसकी बात में बरकत रखी है और एक दिन दुनिया मानेगी कि जो वो बात कह रहे हैं वो सच है। ये पॉलिसी बनाने के लिए आपको लीडरशिप चाहिए थी, जो कि उन्होंने अपना काम कर दिया। इंपैक्ट क्या होते ये वक्त डिफाइन करेगा, आप और मैं आज बैठ के ये डिसाइड नहीं कर सकते सर। चलें डॉक्टर साहब, ये इंपैक्ट इसका क्या आता है? हम लोग ये बात करते हैं कि आउटकम क्या निकला, तो जब आउटकम अच्छा नहीं निकलता हुआ नजर आ रहा होता तो तनकीद ज्यादा होती है। अब तकरीर के ऊपर आपका बयानिया क्या है? आपको क्या लगता है कि ये काफी है और कैसी है? मान साहब, मैं दिल्ली में बड़ा महसूस हो रहा था इस बात पे कि पाकिस्तान की तबाही की एक बड़ी वजह यह भी है कि लीडरशिप के अंदर वो क्वालिटीज़ गिनवाना शुरू कर दिए जाते हैं, जैसे कि मेरे भाई भी कर रहे हैं, जिनका दूर दूर तक कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। तो मतलब कोई हद होता है किसी चीज़ की। मैंने कहा ये बहुत बड़ी वजह है इस मुल्क का बेड़ा गर्क होने की, और अभी जो नैरेटिव इनका होगा वो पूरी दुनिया का होगा। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसे हम कोट कर सकें पूरी दुनिया को, यार हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। अल्लाह करे पिछले 3 साल में तो नहीं हो सका, आगे अल्लाह करे कोई ऐसी चीज़ हो। हम तो दुआ गो हैं कि कोई बेहतरी हो मुल्क में, हम भी बता सकें यार हमारे मुल्क में भी कोई चीज़ अच्छी हो रही है। दूसरी बात यह कि अफगानिस्तान की जो बात की है, अफगानिस्तान में तो मैंने तो कुछ और कहानियाँ सुनी है। तालिबान जो है वो कुछ हमारी हुकूमत के बारे में कुछ पश्तो में बात कर रहे थे, जिसका कुछ तर्जमा खटपुतली टाइप निकला था। पता नहीं क्यों कहा उन्होंने या क्या उसका मतलब निकल रहा था, लेकिन कुछ सुना है मैंने, इस तरह की बातें चल रही थी। बाकी ये है जी कि जहाँ तक ताल्लुक है आपका अफगान पॉलिसी का, वो अभी क्या आगे जाके हालात होंगे। जिस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से आपकी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही थी, उस वक्त इमरान खान साहब उसमें तशरीफ मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, जब आपकी पूरी फौजी क़यादत इंटेलिजेंस के इदारे। आपने अफगानिस्तान का चुन के वो एक क्लिप सुना जो पाकिस्तान के खिलाफ है, और वो जो 1000 क्लिप पाकिस्तान के हक में, वो आपने नहीं सुना। मैंने सुना है, पता नहीं, मैंने पश्तो मुझे आती भी नहीं है वैसे। अच्छा, नहीं मुझे थोड़ी समझ आ जाती है। वो था वैसे नेगेटिव भी, और वो एक आदमी की ओपिनियन है, ओवरऑल पूरी उनकी गवर्नमेंट कुछ और कहती है। चलें मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर है तो मेरे लिए बायसे शर्मिंदगी वैसे पाकिस्तानी ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा मुल्क एक अजीम मुल्क है, एकेडमिक कुव्वत है। वैसे सर ये जो बंदा है ना डॉक्टर साहब, ये जिस बंदे ने ये बात की है तालिबान ने, ये बंदा, आप मेरी बात पे यकीन करें कि ये हमदुल्ला मुहिब से बहुत बेहतर मियां साहब मिले थे, उससे वाकई बहुत बेहतर है। एक ब्रेक ले लें, फिर डॉक्टर साहब आप ही शुरू करता हूँ। ब्रेक के बाद, ब्रेक लेने का कह रहे हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, अब आप मुकम्मल कर लें सर अपना पॉइंट। आपसे बात हो रही थी, लेकिन बात यह है कि वो एक तालिबान ने जो बात की, उससे बहुत बुरी बात हमदुल्ला मुहिब ने की थी, उस पर भी आपको गुस्सा आया था, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको बुला के ना सिर्फ दावत की बल्कि उनसे मिले भी थे। उसके बारे में पार्टी ने इससे पहले क्लैरिफिकेशन दी है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी जगह के ऊपर भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करेगा तो मुझे बिल्कुल गुस्सा आएगा, और मैं उसे बिल्कुल, आप ये कहें कि बिल्कुल उसे बासियत पाकिस्तानी हम माइंड करेंगे। लेकिन मैं एक छोटी सी बात, आपका तो मैं पता है कि आपको तो गुस्सा आएगा ही आएगा, आपका तो आइडिया है हम सबको, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। छोटी सी एक बात है, सेनेटर साहब के लिए गुजारिश है जी कि पाकिस्तान में सारे लोग आपकी तरह एलीट नहीं है, जो सुशी और पता नहीं जापानीज और थाई खाते हैं, जो साग खाते हैं या जो मकई की रोटी खाते हैं, उनकी तस्दीक ना करें। ये इमरान साहब भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, लिहाजा आप माना के जेंट्री हैं, एलीट हैं, और आपकी पार्टी का ये एक मुतकब्बिर, लेकिन ये तस्दीक ना करें पाकिस्तानियों की कि जनाब ये उसने मकई की रोटी खा ली तो फ्लाग कर लिया, वो ज़हीन नहीं हो सकता, वो साग खाता है वो ज़हीन नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है ये बात साहब को वापस लेने को, ये कोई भी अच्छे कमेंट नहीं है जो आप। खान साहब मैं इस पे थोड़ा जवाब दे दूं प्लीज जरा। दे दें जी, है कोई तो डॉक्टर साहब की बात ठीक है कि ये तो कोई ताना ना हुआ। 3.5 मिनट बोला हूँ,
और मैंने पूरी फॉरेन पॉलिसी पे बात की, अफगानिस्तान की, इंडिया, कश्मीर, सारा, और उनको दरमियान में एक मकई की रोटी, वो रेफरेंस था जो मियां नवाज शरीफ साहब ने ओबामा की तकरीर में जब पर्ची हाथ में रख के बैठे थे तो उन्हें कहा था जी पाकिस्तान में मकई और साग जो है ना आपका इंतजार कर रहा है। मैं क्या वो डिप्लोमेटिक टर्म से आप यकीनी ओपिनियन नहीं बना सकते। मेरा इशारा उनकी तरफ था। जहां तक जेंट्री की बात कर रहे हैं तो मैं एक छोटा सा किसान हूं, मुझे पता है मकई और साग क्या होता है। वो फजल चौधरी साहब को शायद पता ना हो, इनके तो फार्म हाउस हुसैन जी इस्लामाबाद में, मैं तो गरीब का सिर्फ जो कुछ है सारा कुछ मुल्तान में है जी। सो ये काइंडली मिसकोट मत करें इस पूरे इशू को सर। अच्छा चलें, मैं वापस आ जाते हैं डॉक्टर साहब, टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। आपको लगता है कि फॉरेन पॉलिसी काम कर रही है? देखें, मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि दुनिया नाराज है और फिर मिसाल देते हैं सिर्फ दो मुल्कों की, एक जो बाइडन की और एक मोदी की। मोदी से हम ही बात नहीं करना चाहते, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खुद कहते हैं मैं उससे बात नहीं करूंगा जब तक कि वो 5 अगस्त के इकदाम वापस नहीं लेगा। और जो बाइडन का मसला आपकी नज़र में कुछ और है, उनकी नज़र में कुछ और है, और जो बाइडन की नज़र में पता नहीं क्या है। इसके अलावा तो पूरी दुनिया राब्ते में है डॉक्टर साहब, तो ये कैसी तन्हाई है? डॉक्टर साहब जी, जनरल एजाज अमान साहब, आप समझते हैं पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है आलमी सतह पे इस वक्त? मैं समझता हूं कि जो ऐसा सोच रहे हैं उनकी अपनी ज़हनी सोच का फर्क हो सकता है। आज पूरी दुनिया देखें, अमेरिका बावजूद इख्तलाफात कर रहा है क्योंकि उनके पास, जो बाइडन के पास, जो अमेरिका, जो अफगानिस्तान में हुआ, जिस वजह से हुआ, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। और वो दुनिया में सबसे बड़े अलमबरदार बनते हैं ह्यूमन राइट्स के। वो कश्मीर के अंदर होने वाले जिनकी निशानदेही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने की है, यूनाइटेड नेशन के फोरम पे खड़े होके, अगर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे तो इन सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि वो अवॉइड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से बात करने को। अभी तक रहा आइसोलेशन का, आपकी एक कॉल पे 8 इंटेलिजेंस एजेंसीज इस रीजन की, जिसमें से 2 वीटो पावर्स है, वो इस्लामाबाद में आते हैं और वो वहां पे रीजन के अंदर होने वाली तब्दीलियों पर जो इंटेलिजेंस रिव्यू है उसमें हम ख्याल भी हैं, वो बातचीत भी करते हैं और वो आपकी एक दावत पर आपके मुल्क में आ जाते हैं। इन 8 के अलावा तुर्की आपके साथ खड़ा है, मलेशिया आपके साथ खड़ा है, 56 इस्लामी ममालिक आपके साथ खड़े हैं, किसी ने आपके खिलाफ कहीं पे कोई वोट नहीं डाला है। तो ये सोचना कि पाकिस्तान सफारती तौर पे तनहा हो चुका है, ये तो अब है जो नरेंद्र मोदी देख रहा है और वो पिछले 8 सालों में इस पे अमल पैरा नहीं हो सका। हिंदुस्तान उससे पहले की पूरी कोशिश कर रहा है। पिछले 20 बरस तक उनकी यही कोशिश रही है कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग कंट्री डिक्लेयर करवाया जाए। वो अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये नहीं कर सके। आज इसी यूनाइटेड नेशन के फोरम पे बरतानिया का वजीर आजम हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम के एक इशू के, जो क्लाइमेट चेंज का है, उसके बरमला वो तारीफ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दुनिया को इससे सबक सीखना चाहिए। तो हम किसी भी एतबार से दुनिया में तनहा नहीं हैं, हम एक बहुत मौसर पोजीशन में हैं। हमारी अपनी एक जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक अहमियत है जिससे दुनिया इनकार नहीं कर रही। और जो मौक़िफ़ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, उसमें इतनी ताकत है कि उसको अमेरिका में भी तस्लीम किया जाता है। ये जो हमारे परमानेंट मंदूब हैं यूनाइटेड नेशन में, उनसे मेरी बात हो रही थी आज से कोई 2 महीने पहले, तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारा मौक़िफ़ है ऑफ द रिकॉर्ड तमाम ममालिक इसकी सपोर्ट करते हैं और हमें कहते हैं आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है और जो बात आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन एज अ स्टेट पॉलिसी जब वो फोरम पे आके बैठते हैं तो ऑफिशियली वो लाइन टो करते हैं जो अपने स्ट्रेटेजिक मफादात के लिए, अपने जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए उनको सूट करता है, वहां वो उस मौक़िफ़ की बात। भारत की बड़ी मंडी मार्केट, भारतीयों का असर रसूख, ये तो बात एक रियलिटी है। मैं और बात साहब बात कर लें आप, मैंने फिर डॉक्टर साहब से फाइनली क्वेश्चन करना है जी। सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, वो जो बाइडन की आपने कहा था, देखें आपको शायद याद हो, आज से तकरीबन को 1 हफ्ता पहले जब प्राइम मिनिस्टर साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने जिस तरीके से पॉलिटिकल लीवरेज बाइडन को प्रोवाइड की थी, ये भी किसी स्टेटमेंट से कम की बात नहीं है।
वो जिस तरह सेनेट में उसकी तस्लील हो रही है, जिस तरह उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड है, और प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह रशियन टीवी को इंटरव्यू दिया था उसके पास लीवरेज रूसी मीडिया को दिया था, तो इस तरह स्टेट ये ओपिनियन बिल्डिंग होती है कि आपने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को एक स्पेस दी है कि तुम्हें इस प्रेशर से निकलने के लिए, इससे ज्यादा एक इतना छोटा मुल्क दुनिया में क्या लीवरेज ले सकता है ग्लोबल लेवल के ऊपर कि वो एक स्टेट पावर को, सुपर पावर के एक लीडर को एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। एंड आई एम श्योर कि उसके बाद ब्रीदिंग स्पेस बाइडेन के लिए क्रिएट हुआ है। हम तो जहां पे खड़े थे आज से तकरीबन 20 साल पहले प्राइम मिनिस्टर साहब, आज भी वहीं खड़े हैं। सो इस तरह फैक्ट्स को यूज करके, इस तरह चीजों को, अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके आप अपनी स्पेस क्रिएट करते हैं। आई थिंक चाहे कोई हमारा मुखालिफ भी हो, यानी कि अगर इमरान खान साहब का अगर मुखालिफ भी है जो पाकिस्तान से प्यार करता है, वो इसको अप्रिशिएट करेगा कि जिस तरीके से वो इस लीवरेज को यूज कर रहे हैं और एक ओपिनियन बना रहे हैं, वो बड़े अप्रिशिएबल है सर। चले, मैं जाते हुए एक दो चीजों पर रोशनी डाल देता हूं ताकि लोगों के लिए चीजें आसान कीजिए। पाकिस्तान अकेला है और ना पाकिस्तान अकेला होगा अल्लाह के फजल से। आज रशियन रियासती बयानात, मैं आपको रूस के जो रियासत के बयानात हैं उनके, अपनी हुकूमत के, वो बता रहा हूं। रशिया ने अपनी जो आखिरी 2 स्टेटमेंट्स जारी किए हैं अफगानिस्तान के बारे में, उन्होंने ये कहा कि रूस, चीन और अमेरिका और साथ उन्होंने पाकिस्तान को शामिल किया। और स्टेटमेंट के अंदर जो मुल्कों के नामों का जो सीक्वेंस था वो ये था कि रशिया ने लिखा कि पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका से हम राब्ते में हैं अफगानिस्तान के मसले को हल करने के लिए। जब चाइना स्टेटमेंट देता है वो भी कहता है कि रशिया और पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये दोनों सुपर पावर होने के क्लेम करने वाले रहे हैं और एक तो अभी भी है। और इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, बहुत सारे और मुल्क हैं जो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। सिर्फ अमेरिका को प्रॉब्लम है या भारत को? तो पाकिस्तान अकेला नहीं है और ना पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कभी अकेला होगा। तकलीफ नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफ़िज़।